Once again, welcome in this Sumit Kumar Suryavanशी's class. We are discussing 10th class history. Till now हमने डिस्कस कर लिया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन कौन से चेंजेज आए, नेपोलियन कोड क्या है, सिविल कोड में उसने कौन कौन से चेंजेस किए. ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सोसाइटी ऑफ द यूरोप की सोसाइटी, यूरोप की जो सोसाइटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी. उसके बाद हमने टू थिंकिंग्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, कंजर्वेटिज्म के बारे में, लिबरलिज्म के बारे में. ऑल्सो मैंने आपको बता दिया था कि ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ था, और ये जो एक रिवोल्यूशनरीज है, उसके बाद रिवोल्यूशनरीज कैसे एमर्ज और फेमस रिवोल्यूशनरी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्प्रेड ऑफ रिवोल्यूशन, की रिवोल्यूशन को स्प्रेड कैसे किया गया, द पावरफुल आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, की जो पावर आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म की और नेशनलिज्म की, कि एक नेशन होना चाहिए, डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए, पब्लिक की गवर्नमेंट होनी चाहिए, पब्लिक को क्रिटिसाइज करने का राइट होना चाहिए, चेंज करने का राइट होना चाहिए. वो आइडियोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से सीक्रेट सोसाइटी के जरिए फैलाई जा रही थी. रिवोल्यूशनरी इन मैनी रीजन ऑफ यूरोप, एग्जाम्पल द इटली, जर्मन स्टेट, प्रोमिनेंस द ऑटोमन एम्पायर, कि बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, इटली जो है जर्मन स्टेट का प्रोमिनेंस था, ऑटोमन एम्पायर, वहाँ में इन सभी आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया. लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंग टू द मिडिल क्लास. तो वहाँ पर जो बेसिकली रिवोल्यूशन थी, रिवोल्यूशन जो बहुत सारे मैनी रीजन थे यूरोप के अंदर, इटली, जर्मन स्टेट, ऑटोमन, बहुत जगह पर होने लगी. और इनको लीड कौन कर रहे थे, सभी जगह पर मिडिल क्लास जो है लीड कर रहे थे. जुलाई 1830 में लिबरलिज्म इन फ्रांस, कि फ्रांस में जो है 1830 में फिर से जो है लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी हमने पहले पढ़ा था. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 में स्टार्ट हुआ, 1804 में नेपोलियन आया, 1815 में फिर से नेपोलियन को हटा के फिर से कंजर्वेटिज्म आ गया था. लेकिन अब क्या 1830 में फिर से लिबरलिज्म दोबारा से उभरने लगा, लोग डिस्कस करने लगे. इंस्टॉल अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप. बाद में क्या हुआ कि लुइस फिलिप्स के अंडर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश किया गया. मैटरनीज और मैटरनीज ने उस वक्त कहा भी था, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि वैसे तो आइडिया ये है कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को बेसिकली जुकाम हो जाता है, लेकिन कहने का मतलब कि फ्रांस में जो कुछ भी होता है वो पूरे यूरोप को इफेक्ट करता है. जो आइडिया ऑफ लिबरलिज्म फ्रांस से आया वो पूरे यूरोप को इफेक्ट कर रहा था. ठीक है, तो इसी तरह से जो ये जो आइडियोलॉजी है फ्रांस की, उसी ने कहीं ना कहीं अदर्स को, चाहे वो इटली हो या जर्मन नेशन है, इन सब में जो ये लिबरलिज्म की रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है, जो लोगों ने मोनार्की के खिलाफ मतलब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, वो इसी वजह से शुरू हुई है. ठीक है, उसके बाद है ग्रीक वॉर. की ग्रीक वॉर क्या थी बेसिकली, कि ऑटोमन, अभी हम पढ़ के आए कि यूरोप में डिफरेंट पार्ट में लिबरलिज्म को लेके बहुत सारी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी. तो ऑटोमन एम्पायर क्या 15th सेंचुरी से कहीं ना कहीं देखें हम तो इस्लामिक के अंडर ही था. 1821 स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस. 1821 में क्या हुआ कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हुई, लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन को बनाने की कोशिश करना स्टार्ट की. नेशनलिज्म बोट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक लिविंग एग्जाइल एंड मैनी वेस्टर्न यूरोप, कि जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ग्रीक्स जो कंट्रीज थे वहाँ से अपना सपोर्ट वगैरह लेना स्टार्ट किया ताकि वो मोनार्की के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें. उसके अलावा जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, वो मोबिलाइज हुए, उन्होंने पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया, लोगों को समझाया कि मुस्लिम एम्पायर अच्छा नहीं, हम एक डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी चाहिए, और डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट के बारे में लोगों को बेसिकली आइडिया को क्लियर किया. इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन फंड फाइटन्स डेथ 1824. जो इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड ब्रायन, उन्होंने भी बहुत सारी जैसे पोएम वगैरह लिखी ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रवोक किया जा सके. इस तरह से जब लोग इतने ज़्यादा प्रवोक हुए, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो मोनार्की को एंड ऑफ द डे क्या करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ा. और ये हुआ आपका ट्रीटी ऑफ द कॉन्स्टिपॉल में 1832 में. तो ग्रीक में जो है 1832 के बाद क्या हुआ, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुई. नेक्स्ट है हमारा बेसिकली नेशनलिज्म विद द रोमांटिसिज्म. तो ये थर्ड थ्योरी है जो मैंने आपको बताया था कि एक है कंजर्वेटिज्म, एक है लिबरलिज्म, और थर्ड है रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म बेसिकली वही सेम रोमांस है जिसको आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि लव वगैरह दिखाया जाता है हीरो हीरोइन के बीच में. लेकिन यहाँ पर जो रोमांटिसिज्म है उसका मानना था कि जो लव है वो नेशन के साथ क्रिएट करना चाहिए. तो आपने कभी देखा होगा कि अगर आप गाना गाते हैं तो आप किस तरह से इमोशन को फील करते हैं, बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों को पोएम बहुत ज़्यादा समझ में आती है, कभी कभी लोगों को मूवी देख के इमोशंस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. तो ये आइडिया समझ में आया कि जो नेशनलिज्म है वो बेसिकली एक फीलिंग है.
ठीक है, कि वो आपके दिल के अंदर होनी चाहिए कि भाई आप एक नेशन के लोग हैं, आप इंडियंस हैं। और उस फीलिंग के लिए आपको साइंस की नहीं बल्कि कल्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये समझाया गया कि कल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है नेशनलिज्म को डेवलप करने में। तो उसमें कैसे करेगा वो, कि बहुत सारी जो पोइट्रीज़ हैं, जो स्टोरीज़ हैं, जो म्यूजिक है, उसको इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अब किसी का भी, अगर कोई मान लीजिए पंजाबी है तो उसको पंजाबी गाने बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, बहुत सारे अदर लोग भी पसंद करते हैं, लेकिन उसको एक फील आएगा कि भाई ये हमारी लैंग्वेज का सॉन्ग है। हरियाणवी पर्सन को हरियाणवी आएगा, अगर कोई तमिल का है तो तमिल है, कन्नड़ा है तो कन्नड़ जो सॉन्ग है उसे बहुत पसंद होंगे। तो इस तरह से क्या है कि किसी भी जो कल्चर के जो पोइट्रीज़ वगैरह, जो सॉन्ग वगैरह, म्यूजिक वगैरह, वो उस पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं। तो उनके जरिए नेशनलिज्म की फीलिंग को क्या किया गया, बढ़ाने की कोशिश की गई। तो ये आइडिया बताएगा कि नेशनलिज्म एंड फीलिंग ऑफ इमोशन, कि नेशनलिज्म क्या है, एक फीलिंग ऑफ इमोशन है। और इसीलिए आपको क्या करना होगा, क्रिटिसाइज द रीजन ऑफ साइंस। इसमें साइंस का कोई लॉजिक नहीं है। नेशनलिज्म को आप साइंस के जरिए किसी को नहीं समझा सकते, आपको उसके दिल में बिठाना होगा उस नेशन के लिए एक फीलिंग को। उसके लिए क्या किया गया कि इमोशन के लिए क्या किया गया, मिस्टिकल फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए कॉमन कल्चर और पास्ट ये बताया गया कि भाई एक ही कल्चर है हमारा, पास्ट हमारा एक है, हम एक लैंग्वेज से हैं, या जो भी मतलब यूरोप में, तो हमारे यहाँ एक लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट हम नहीं कह सकते थे, क्योंकि जो बेसिकली हमारे यहाँ क्या बहुत सारे जो अदर लैंग्वेज भी हमारे यहाँ पर थी, इसलिए हम उसको नहीं कह सकते थे। ठीक है, लेकिन अदरवाइज वहाँ पर क्या था, कॉमन कल्चर था, कॉमन पास था। यूज ऑफ द फोक सॉन्ग्स, पोएट्रीज, डांस, वर्नाकुलर लैंग्वेज, इसके लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया रोमांटिसिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए, कि बहुत सारे फोक सॉन्ग्स जो है, कॉमन सॉन्ग जो थे, उसमें पेट्रियार्की की फीलिंग डालने की कोशिश की गई। पोएट्रीज डाली गई जिसमें पेट्रियार्की के पेट्रियार्की नहीं, पेट्रियोटिज्म, ठीक है, देशभक्ति के लिए बेसिकली जो है पेट्रियार्की बेसिकली वो होती है, अलग चीज़ होती है। पेट्रियोटिज्म जो है आपकी देशभक्ति के लिए जो है डांस वगैरह, वर्नाकुलर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, लोकल जो फोकलोर्स होती हैं बिल्कुल उनको इस्तेमाल किया गया। यानी कि जो रोमांटिसिज्म है वो क्या है, एक फीलिंग टुवर्ड द नेशन है, एक इमोशन है। उसको क्रिएट करने के लिए समझ लिया गया कि इमोशन को क्रिएट करने के लिए आपको साइंस की नहीं, आपको कल्चर की ज़रूरत है। साइंस को हटा के कल्चर को अडॉप्ट किया। अब कल्चर में क्या किया उन्होंने, जो भी पोएट्री, सॉन्ग्स, म्यूजिक है उनको इस्तेमाल किया लोगों को उसके जरिए नेशनलिज्म की फीलिंग को फैलाने के लिए। सॉन्ग पर आप आज भी आप कुछ भी देशभक्ति सुन ले, कोई भी लता मंगेशकर का गाना सुनिए या बॉर्डर मूवी का गाना सुनिए, आपको बिल्कुल ऐसा फील होने लग जाता है कि यस आपका नेशन इंडिया, आपको उसके लिए कुछ भी करना चाहिए। मूवी अगर आप कोई देशभक्ति देखते हो तो आपके अंदर जागता है कि हाँ नेशन के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये जो फीलिंग है ये कैसे इमर्ज करवाई गई, इन्हीं के जरिए इमर्ज करवाई गई। ठीक है, एंशिएंट स्पिरिट विद द मॉडर्न नेशनलिज्म, जो एंशिएंट स्पिरिट थी नेशन की उसको मॉडर्न नेशनलिज्म के साथ डेवलप किया गया। पोलैंड नेशनलिज्म थ्रू द म्यूजिक एंड डांस की, पोलैंड में क्या बेसिक कैसे किया गया नेशनलिज्म को म्यूजिक और लैंग्वेज के जरिए। पोलिश द लैंग्वेज ऑफ द पोलैंड एंड स्ट्रगल ऑफ द नेशनलिज्म विद रशिया, कि बेसिकली क्या थी, पोलिश जो थी पोलैंड की लैंग्वेज थी, उसके बिहाफ पे उन्होंने अपने आप को एक नेशन बनाया कि हम पोलिश बोलने वाले लोग हैं, तो हमारा कंट्री जो है पोलैंड है और हमें उसके लिए फाइट करना चाहिए। तो इस तरह से एक नेशन के लिए जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म के दौरान एमर्ज की गई। नेक्स्ट है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर, कि हंगर हार्डशिप आपकी क्या है कि 1830 के बाद ऐसा ग्रेट इकोनॉमिकल डिप्रेशन आया था पूरे यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट आने लगा, बहुत सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट होने लगे सिटी की तरफ, ओवर क्राउडेड सिटी बिकम द प्रॉब्लम। देखिए अब क्या है कि इकोनॉमिकल डिप्रेशन आने लगा, खाना वगैरह नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, तो गाँव के जो लोग थे पॉपुलेशन तो बढ़ी रही थी पर साथ में अनएम्प्लॉयड हो रहे थे। अनएम्प्लॉयड होने की वजह से उन्होंने सिटी की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। अब सिटी में भी तो लिमिटेशन है ना, अब सिटी छोटी थी तो ओवर क्राउडेड होने लगी, वहाँ क्राउड की प्रॉब्लम आने लगी, लिविंग की प्रॉब्लम आने लगी, लिविंग में लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने लगे तो सैनिटेशन की प्रॉब्लम आने लगी, डिजीज वगैरह फैलने लगी, ये सारी प्रॉब्लम हो गई थी ओवर क्राउडेड सिटी की वजह से। स्टिफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत कंपटीशन था, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, प्रोडक्शन डिक्लाइन होने लगा, जो फ्यूडल ड्यूज थे, जो मतलब टैक्सेस वगैरह थे उनके ड्यूज बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर होने लगे, फूड की शॉर्टेज हो गई, प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगे, तो पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग एंड डिमांडिंग द राइट टू वर्क। इस वजह से लोगों ने क्या कर दिया, फिर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और अपने राइट के लिए राइट के लिए डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट का मतलब है कि रिवोल्ट स्टार्ट कैसे हुई। रिवोल्ट इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो अनएम्प्लॉयमेंट होने लगी, लोगों ने सिटी की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, सिटी भी क्राउडेड हो गई तो सिटी में प्रॉब्लम होने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सभी लोगों को काम मिल नहीं रहा था, गाँव से सभी लोग सिटीज़ की तरफ आ गए तो गाँव का प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गया और फ्यूडल ड्यूज वगैरह थे वो बढ़ गए, अब प्रोडक्शन नहीं हो रहा था विलेज साइड पर तो फूड नहीं हुआ तो प्राइस रोज हो गए। इस तरह से कनेक्टिव ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रही।
इसके आगे है आपका रेवोल्यूशन इन द जर्मनी की। जर्मनी की बेसिकली रेवोल्यूशन क्या थी कि हमने डिस्कस किया था कि 1830 में लिबरल रेवोल्यूशन थी, तो फ्रांस में 1830 में लिबरल्स की रेवोल्यूशन फिर से स्टार्ट हुई, और 1840 में फ्रांस में क्या है, फिर से रिपब्लिकन गवर्नमेंट, इस बार ठीक वाली, मैक्सिमिलियन वाली नहीं, रिपब्लिकन गवर्नमेंट बेस्ड जो है यूनिवर्सल मेल सफरेज के अकॉर्डिंग वहाँ पर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई, जहाँ पर मेल सफरेज यानी कि वोटिंग राइट उन्हें दिया गया। डिमांड ऑफ फिर उससे क्या हुआ कि इसी सेम आइडियोलॉजी को फॉलो किया आपका जर्मनी ने। जर्मनी में क्या हुआ, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिफिकेशन डेज इन मैनी कंट्री ऑफ द यूरोप, इसी तरह से बहुत सारी कंट्री में हुई। तो मैन एंड वुमेन और मिडिल क्लास एम्बाइड, तो सबसे पहले जर्मनी में क्या थे, जितने भी वैन वुमेन थे मिडिल क्लास के, वो कंबाइंड हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने डिमांड किया एक नेशन का और एक पार्लियामेंट का, ठीक है। अब जैसे नेशन और पार्लियामेंट की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी, तो मिडिल क्लास जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने आप को यूनाइट किया नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में, और एक नेशनल असेंबली फॉर्म की। अब नेशनल असेंबली तो फॉर्म कर ली, लेकिन नेशनल असेंबली में क्या होना चाहिए, नेशनल असेंबली एक पार्लियामेंट होती है बेसिकली, तो कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो डिस्कस कर सके। उसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए गए 18 मई को, और उन्होंने एक पार्लियामेंट एस्टैब्लिश की, कहाँ पर, आपकी सेंट पॉल चर्च में। सेंट पॉल चर्च को उन्होंने पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर लिया, जहाँ पर वो डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट को चलाना कैसे है। और उन्होंने पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के आगे, जिसने उस कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर दिया। और अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री, और उसने क्या किया कि उसने बहुत ज़्यादा मतलब मिलिट्री का इस्तेमाल किया, ताकि वो इस जो है पार्लियामेंट उसको डिमोलिश कर सके और फिर से मोनार्की को लागू कर सके पार्लियामेंट। बट ऐसा हुआ नहीं, पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास। उस टाइम क्या था कि पार्लियामेंट में जो ज़्यादातर थे मिडिल क्लास ही थे, क्योंकि मिडिल क्लास ही कहीं ना कहीं पढ़े लिखे थे। असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंडेड, और इस तरह से असेंबली को क्या है, फोर्स किया गया कि वो डिसबैंड कर दी जाए, यानी बंद कर दी जाए। तो हम यहाँ पर देखें तो 1848 की फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जर्मनी के जो लोग थे, उनको भी नेशनलिज्म का आइडिया समझ में आया, उन्होंने इकट्ठा होना स्टार्ट किया। वहाँ के जो मिडिल क्लास है, उन्होंने उनकी लीडरशिप ली, उन्होंने एक बेसिकली नेशनल असेंबली बनाई, और उस नेशनल असेंबली की मीटिंग उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के रूप में सेंट पॉल चर्च में रखी। वहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया। उस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उन्होंने किंग को बोला कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करे और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्टार्ट करे, लेकिन किंग ने ऐसा नहीं किया, और बाद में उसको बैन कर दिया गया, ठीक है। वुमेन एंड रेवोल्यूशन में हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो फीमेल है, फीमेल ने अपनी राइट के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी, फीमेल अपनी राइट के लिए फाइट कर रही थी। लार्जर नंबर ऑफ द वीमेन वाज पार्टिसिपेट इन लिबरल मूवमेंट, बहुत सारी फीमेल थी जो लिबरल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वुमेन फॉर्म्ड पॉलिटिकल एसोसिएशन, यानी फीमेल ने भी अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट कर दी थी, न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश स्टार्ट कर दिए थे। मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन यानी जो प्रोटेस्ट वगैरह थे उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। स्टिल फिर भी फीमेल के पास क्या वोटिंग राइट नहीं था। देखिए वो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी, हर चीज़ में प्रोटेस्ट वगैरह कर रही थी, लेकिन वोटिंग राइट नहीं था। वुमेन ओनली ऑब्जर्व द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी देखें तो फीमेल्स खाली ऑब्जर्वर्स के रूप में थी, उनको कोई रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अंदर नहीं रखा गया था। तो इसी चेंज को आइडियोलॉजिकल ऑफ द कंजर्वेटिज्म, किंग वाज इंट्रोड्यूस द चेंज, तो इस तरह से इस चेंज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वो किया गया, और लिटरली क्या है, किंग ने इंट्रोड्यूस किया चेंजेस को और एक्सेप्ट किया।